नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप द्विवेदी, लिथियम जेएसबर्ड में आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के संघ हैं, लेकिन अमेरिका में संघ के लिए इंग्लिश में फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है तथा भारत में संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों शब्दों में, इन दोनों व्यवस्थाओं में या इन दोनों के इतिहास में क्या अंतर है, एडवांस पॉलिटी की सीरीज में आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और भारत दोनों ही ब्रिटेन के गुलाम रहे। दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात आज़ादी हासिल की। ब्रिटेन के उपनिवेश रहे दोनों। जिस समय अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, उस समय वहां पे 13 कॉलोनी अर्थात 13 राज्य वहां पर थे आजाद होने के समय। और जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय भारत में 600 से ज्यादा देशी रियासतें थी। दोनों देश अलग अलग समयों पर आजाद हुए और आजाद होने के बाद वहां पे एक संघीय व्यवस्था अर्थात संघात्मक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। संघात्मक व्यवस्था वहां पर बनाया गया और दोनों देशों में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर हिंदी में हम बात करें तो दोनों देशों में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर इसी शब्द के लिए इंग्लिश में जो इसका उपयोग किया गया है, तो अमेरिका में फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया और भारत में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। दोनों की जो हिंदी होती है वो संघ होती है। इस शब्द की भी और इसकी भी, दोनों की जो हिंदी है वो संघ होती है। मुख्यतः भारत जब आजाद हुआ, भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को और अमेरिका आजाद होता है 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका आजाद हुआ तो उस समय अमेरिका में 13 कॉलोनी थे। 13 कॉलोनी अर्थात राज्य, कॉलोनी अर्थात राज्य। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत में 600 से ज्यादा देशी रियासतें थीं। देशी रियासतें थीं। इन 13 कॉलोनियों ने और इन 600 देशी रियासतों को मिलाकर के भारत में तथा अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर को समझने का हम प्रयास करते हैं कि इंग्लिश में इसके लिए फेडरल शब्द का इस्तेमाल होता है और हिंदी में संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है भारत में। इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर हो सकता है? 13 कॉलोनियां जब ये आजाद हुई, उस समय इन 13 राज्यों ने मिलकर के और एक समझौते के द्वारा, इन 13 कॉलोनियों के द्वारा एक समझौता होता है और इस समझौते के द्वारा एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। अर्थात ये 13 जो संप्रभु राज्य थे, 13 स्वतंत्र जो राज्य रहे हैं, इन 13 स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर के एक समझौता किया और उस समझौते के द्वारा एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। केंद्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाती है। एक समझौते के माध्यम से केंद्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई और कुछ अधिकार राज्यों ने अपने पास रखे तथा कुछ अधिकार केंद्र को दे दिया गया। उसके बाद से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन राज्यों में एक समझौते के तहत एक इस तरह से जो केंद्रीय सरकार बना, उसे हम परिसंघ का नाम देंगे। एक राज्य, इसमें 13 कॉलोनी, इसमें एक केंद्र बनाया गया, केंद्र की स्थापना की गई और इसके इर्द गिर्द 13 स्वतंत्र राज्य स्थापित थे। अर्थात 13 स्वतंत्र राज्य पहले से ही थे। ये 13 जो राज्य रहे ये स्वतंत्र रहे, इसके पहले भी और उसके बाद भी। जब ये ब्रिटेन से आजाद हुए तो उस समय ये 13 स्वतंत्र राज्य थे और इन 13 स्वतंत्र राज्यों ने एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की, जिसे हम लोग क्या कहेंगे?
परिसंघात्मक व्यवस्था की यहां पर स्थापना की गई। परिसंघात्मक व्यवस्था का तात्पर्य यहां पर क्या होगा कि राज्यों के स्वतंत्रता के साथ ही, राज्यों के स्वतंत्रता के साथ ही एक केंद्रीय सरकार की स्थापना, एक केंद्रीय, ध्यान से समझिएगा इस व्यवस्था को, कि ये जो राज्य होंगे, ये राज्य अपने आप में स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हैं, ये स्वतंत्र रहेंगे और इन सब ने मिल करके, इन राज्यों ने मिल करके एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की, जिसे हम क्या कहेंगे, परिसंघ कहेंगे। अर्थात इन 13 राज्यों ने परिसंघ की स्थापना की एक समझौते के माध्यम से। लेकिन इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हुआ और 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहां होता था? पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में एक सम्मेलन होता है जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। 1787 में इस सम्मेलन को कराया गया और उसके बाद से एक फेडरल संघ की स्थापना होती है, एक फेडरल की स्थापना की जाती है। अर्थात यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फेडरल। तो इस सम्मेलन के बाद अमेरिका में फेडरल की स्थापना हुई, इसमें एक फेडरल की स्थापना हुई, फेडरल की स्थापना हुई। समझ पा रहे हैं आप लोग? तथा इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया। इस सम्मेलन के बाद से राज्यों और केंद्रों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया और कुछ शक्तियां राज्यों के पास रहीं तथा कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी गई। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां थीं, अर्थात कुछ शक्तियां राज्यों के पास रहेंगी, कुछ शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, और जो शक्तियां इन दोनों में किसी के पास नहीं रही थीं, अर्थात इसका बंटवारा जिसका नहीं किया गया था, वो राज्यों के पास रही थी। अर्थात यहां पर केंद्र सूची, राज्य सूची और एक अवशिष्ट शक्तियों के तौर पर यहां पर सूची बनाई गई थी। तो इस तरह से जो अवशिष्ट शक्तियां रही थी वो राज्य के पास रही थी। तो यहां पर अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी, अवशिष्ट शक्तियां, ये राज्य के पास होगा। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है यहाँ पे और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था बनती है उसे हम लोग फेडरल कहते हैं। ये संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन इसके लिए इसमें फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उस समय भारत में 600 से ज्यादा देशी रियासतें थीं और 1858, थोड़ा सा हम अगर पहले जाएं इस यूनियन शब्द को समझने के लिए तो हमें 1858 का भारत शासन अधिनियम देखना पड़ेगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार जो भारत की सत्ता थी वो महारानी महारानी को हस्तांतरित कर दिया था तथा ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की जो सत्ता थी वो ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी। और इस तरीके से भारत में 2 प्रकार के राज्यों का गठन होता है। 2 प्रकार के राज्य यहां पर हो जाते हैं। पहला राज्य जो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, जो सीधे ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में थे। उसके बाद से जो दूसरे प्रकार के राज्य रहे वो तमाम प्रकार की जो देशी रियासतें रहीं, वो देशी रियासतें दूसरे प्रकार का राज्य यहां पर बनता है। इस तरीके से हम भारत में देखते हैं कि भारत में पहली बार संघात्मक व्यवस्था की यहां पर स्थापना की जाती है। एक वो राज्य बने जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहे और दूसरे वे राज्य रहे जो देशी रियासतें रहीं। इसके बाद से और आगे अगर हम चलते हैं तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार 1935 का जो भारत शासन अधिनियम रहा है,
1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार इंडियन फेडरेशन की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार इंडियन फेडरेशन की स्थापना की गई, अर्थात राज्यों को कुछ अधिकार दे दिए गए। यहाँ पर राज्यों को जो चुनाव से संबंधित कुछ अधिकार थे, कानून बनाने से संबंधित कुछ अधिकार थे, उसको यहाँ पर 1935 में दे दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर इंडियन फेडरेशन की स्थापना होती है, इंडियन फेडरेशन की स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है। उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ 1947 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, तो उस समय देश की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इतना बड़ा देश जिसमें इतने सारी देशी रियासतें थी, लगभग कितनी देशी रियासतें, लगभग 600 प्लस में देशी रियासतें रही थीं, और इन देशी रियासतों को कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। तो वो देशी रियासतें क्या मिल करके अपने अधिकारों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार की स्थापना कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं था। तो इसके लिए एक दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया कि भारत की जो व्यवस्था होगी, अर्थात 1947 में 1947 में जो भारत में मॉडल प्रस्तुत किया गया था, संघ बनाने की जो बात यहाँ पर की गई थी, इसके लिए एक अलग प्रकार का मॉडल तैयार किया गया था। और इसमें यह कहा गया कि जो भारत है, अर्थात जो भारत देश का निर्माण किया जाएगा, वो एक इस तरीके से, जैसे अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर के समझौता किया और उस समझौते के द्वारा एक केंद्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाती है, इस तरह की व्यवस्था भारत में ना अपनाते हुए भारत में संघात्मक व्यवस्था तो अपनाया गया, लेकिन इसके लिए भारत जो देश है, तो भौगोलिक दृष्टि से और उसकी जो विविधता थी उसके आधार पर उसको एक बनाने की कोशिश की गई थी। अर्थात इसे साम्य के सिद्धांत पर, अर्थात भारत को एक जैविक तत्व के तौर पर देखा गया था और भारत माता की जो संकल्पना थी उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और इस तरीके से जो भारत के तमाम प्रकार की जो देशी रियासतें थी, जो राज्य थे, उन राज्यों को ये कहा गया कि वो भारत में एक अंग के तौर पर शामिल होंगे। जिस तरीके से हमारा एक शरीर होता है और उस शरीर में प्रत्येक अंग का एक अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वो हमारे शरीर से अलग नहीं हो सकता। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया और एक भारत में जो तमाम प्रकार के देशी रियासतें थीं, तो एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई, एक देश बनाया गया जिसमें संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई और इसमें जो तमाम प्रकार के देशी रियासतें थीं उनको भारत संघ में शामिल किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया और इसमें और जो फेडरल वाला शब्द यूज किया गया, अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो केंद्र है, यहाँ पर ये केंद्र की सरकार है और इस केंद्र की सरकार, अब यहाँ पर भी शक्तियों का बंटवारा होता है। अर्थात जब इस तरह की व्यवस्था बनाई गई तो राज्यों को एक अलग अस्तित्व तो था ही और इनको एक कुछ अधिकार दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार को भी कुछ अधिकार दिए गए। अर्थात यहाँ पर भी दो प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दो प्रकार की सूचियाँ बन जाती हैं, केंद्र सूची और राज्य सूची। और तीसरी सूची यहाँ पर जो थी समवर्ती सूची, तीसरी प्रकार की जो सूची थी समवर्ती सूची, तो यहाँ पर केंद्र के विषय पर यहाँ पर कुछ शक्तियों को केंद्र को दिया गया तथा कुछ शक्तियों को यहाँ पर राज्य को दिया जाता है और तथा जो दोनों सूचियों में जिसका वर्णन नहीं किया गया है उसे समवर्ती सूची में रखा गया और ये जो समवर्ती सूची है वो केंद्र के पास रहा। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक मजबूत केंद्र की यहाँ पर स्थापना की जाती है और भारत जो देश है, अर्थात भारत माता की जो संकल्पना यहाँ पर प्रस्तुत की गई थी, अर्थात भारत को एक व्यक्ति के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और ये बताया गया कि भारत जो संघ है इसमें प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी होगी और प्रत्येक राज्य के पास कुछ अपने अधिकार होंगे और वो अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से उसका पालन करेंगे, लेकिन उस पर नियंत्रण जो होगा वो केंद्र का होगा। इस व्यवस्था को देखते हुए जो केसी व्हीलर हमारे प्रमुख विद्वान रहे हैं, उन्होंने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा है। इसमें हम ये देखते हैं कि भारत जब विषम परिस्थितियों में आएगा तो उस समय पे जो व्यवस्था होगी वो एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात केंद्र जो होता है वो अधिक मजबूत होता है। यहाँ पर हम लोग मुख्यतः दो शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे थे, यूनियन शब्द को और फेडरल शब्द को। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। फेडरल और यूनियन शब्द जो है, दोनों जो है, इसका हिंदी जो होता है वो संघ होता है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर क्या हो जाता है कि जहां पर
राज्य मिलकर के केंद्र की स्थापना करते हैं, राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार की स्थापना की जाती है, उसके लिए हम फेडरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तथा जिन राज्यों में, जिस देश में एक संघ के द्वारा राज्यों की स्थापना की जाती है, अर्थात राज्य जिससे अलग नहीं हो सकते हैं, और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि राज्य संघ में शामिल हो रहे हैं, एक राज्यों का इसमें विलय किया गया है, ना कि राज्यों ने मिलकर के केंद्र को बनाया है। इस दोनों अंतर को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है आप लोगों को कि यहां पर राज्य जो है वो भारत संघ में शामिल हुए हैं, उनका विलय किया गया है, ना कि राज्यों ने मिलकर के केंद्र को यहां पर बनाया है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि राज्य एक संघ में उनका विलय नहीं हो रहा है, राज्य मिलकर के एक केंद्र की स्थापना कर रहे हैं और राज्यों का यहां पर स्वतंत्र अस्तित्व है, यहां पर ये स्वतंत्र हैं। और लेकिन यहां पर जो ये हैं ये स्वायत्तता रखते हैं, यहां पर ये स्वायत्तता रखते हैं, अर्थात इन्हें कुछ शक्तियां दी गई हैं लेकिन वो केंद्र के नियंत्रण में रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से भारत में इसके लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। यूनियन का तात्पर्य यहां पर यह हो जाता है कि एक ऐसी इकाई जिससे भारत का कोई भी हिस्सा अलग नहीं हो सकता, इसके लिए हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया था। और जो फेडरल की अगर हम बात करें तो यहां पर राज्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और ये उस संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो राज्य हैं वो अपने संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि फेडरल में और यूनियन में जो मुख्य अंतर हो जाता है वो ये है कि यहां पर राज्यों के द्वारा केंद्र की स्थापना की जाती है, लेकिन यहां पर राज्यों को विलय किया जाता है एक संघ में, और उस संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। और केंद्र जो होता है यहां पर अधिक मजबूत होता है और यहां पर राज्य जो होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं। अर्थात यहां पर जो अवशिष्ट शक्तियां या फिर समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो राज्य के पास होती हैं, और इसके अंतर्गत की अगर हम बात करेंगे तो दोनों सूची जो समवर्ती सूची है वो केंद्र के पास होती है। इस तरीके की व्यवस्था अपनाया गया था। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों शब्दों को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, इसे दूसरे वीडियो में या फिर इसके कमेंट में ही आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।